हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों आप लोगों के। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माई सेल्फ आशीष दुबे और हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा आज एनिमल टिश्यू टॉपिक। फाइन। एनिमल टिश्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक आता है एनसीईआरटी 11th के चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटा इस चैप्टर में एक्चुअली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनिमल टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल मॉर्फोलॉजी। फाइन। एनिमल टिश्यू और एनिमल मॉर्फोलॉजी कंपोजिट करके ये एक चैप्टर बना है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट मी गिव यू अ लिटिल ब्रीफ कि हमारे पास स्लाइड्स में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, किस टाइप के डायग्राम्स होंगे, एंड में PYQs होंगे, वो एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइन। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है, टिश्यू की ज़रूरत क्या पड़ी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो होते हैं बिना टिश्यू के, सेल है, सर्वाइव कर रही है, ओके, फुल फ्लैज लाइफ है, तो ज़रूरत क्या पड़ी, तो कंसेप्ट ऑफ टिश्यू को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड लेंगे, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल हैव टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी लाइंस को एक्सप्लेन करते हुए क्लासिफिकेशन के चार्ट्स और एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशंस पर। ओके, सिंपल और कंपाउंड। आफ्टर दैट हम एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर एक्सप्लेनेशन और कंटेंट लेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये टिश्यूज़ मिलते हैं, वहीं पर क्यों मिलते हैं और कहीं क्यों नहीं मिल रहे। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और डायग्राम वाइज हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी हम एज इट इज़ लेने वाले हैं। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे, सीलिया और फ्लैजुला, माइक्रोविलाई, इन सब के एसोसिएटेड डायग्राम्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे जो कि एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, एंड कंपाउंड एपिथेलियम, फिर हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम आ जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट यू कैन से, जो सेल जंक्शंस की हम लोग बात करते हैं कि एक सेल दूसरी सेल से कनेक्टेड कैसे है, यहाँ पर पूरा एक बैरियर बना हुआ है वाटरप्रूफ, वो कैसे बना हुआ है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे बातें करती है। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे है उनके बीच में, ये सारी बातें करते हुए हम लोग आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। फाइन। तो यहाँ पर अब हमने पूरा इसका ब्रीफ रिव्यू ले लिया, अब हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, रेडी, तैयार, ओके, स्टार्ट करें, ओके ना। फाइन, देखिए जी, सबसे पहले बेटा बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू होता क्या है, टिश्यू की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखेंगे इसमें कि क्या है टिश्यू। बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है, या आप ये कह लो कि बहुत ही कॉमन टाइप जो हम जानते हैं समझने के लिए टिश्यू को हम कहते हैं दैट इज व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स दे आर वर्किंग टुगेदर, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो जब टिश्यूज की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स की बात आती है, और सेल्स ग्रुप में आ गए और एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि एक साथ तो प्रेजेंट हैं ही, वो एक साथ काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक साथ काम करते हैं तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है कंसेप्ट वाइज भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। हमने काम का बंटवारा कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, जिससे ये जो टास्क है ना, ये
और बेटर वे में हम कर पा रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, वो इंडिविजुअल, उसने कुछ स्टार्टअप किया, तो वही एडवर्टाइजमेंट करेगा, मार्केटिंग वही करेगा, सेल्स वही देखेगा। ठीक है, चीज़ों को बेचना है, हिसाब किताब करना है, ठीक है, एड्रेस करनी है, न्यू कॉल्स उठानी है, वही सब काम कर रहा है, तो कितना एफिशिएंटली कर लेगा वो। लेकिन अगर एक कंपनी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, तो काम बांट दिया सब में। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि फोकस्ड होकर कुछ लोग एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, दूसरे लोग पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास इंडिविजुअल सेल्स होगी अगर, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम वर्सेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो ये अमीबा और पैरामीशियम का अगर हम कंपैरिजन करेंगे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, किससे कर रहे हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, तो आपको पता है कि अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर क्या हो रहा है बेटा? डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। जो भी डाइजेस्ट हो रहा है, क्या वो पूरे साइटोप्लाज्म में जा रहा है? हाँ, जा रहा है। उसको क्या कहेंगे? सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन भी हो रहा है। जो काम की चीज नहीं है या जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो क्या बाहर ये थ्रो आउट कर पा रहा है? एक्सक्रीशन कर पा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल कर पा रहा है। तो सर, जब ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है, तो फिर मल्टीसेलुलैरिटी का, डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा क्या है? याद करिए, अभी हमने बात की थी, एफिशिएंसी बढ़ती है अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू की बात करते हैं। कैसे? टिश्यूज अगर हमारे पास बनते हैं तो टिश्यू लीड करते हैं क्या? ऑर्गन में। तो हमारे पास ऑर्गन से फिर बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, तो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास हो जाएगा बेटा। ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी तो वो क्या बना पाएंगी? ग्लैंड्स। ओके, और ग्लैंड्स डेडिकेटेड होंगे एक फंक्शन के लिए, वो होगा एंजाइम का सिक्रीशन और एफिशिएंट डाइजेशन। फाइन। एफिशिएंट डाइजेशन से जो रॉ मटेरियल है ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्स के लिए सराउंडिंग से, वो हमें ज्यादा मिल पाएगा ना। तो एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्स बढ़ेगा सराउंडिंग स्टिमुलस के अगेंस्ट। फाइन। सो इस सिग्निफिकेंस है, डिविजन ऑफ लेबर इज द सिग्निफिकेंस विच कम विद द ओरिजिन ऑफ टिश्यू। जब हम टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू का ओरिजिन आया, टिश्यू ओरिजिनेट हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म जिसमें नहीं है, तो क्या बेसिक डिफरेंस हुआ? जो एफिशिएंसी है काम करने की, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, वो ज्यादा है जिसमें टिश्यू है। फाइन, ओके जी। तो हमने बात कर ली यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे ही काम एक सेल के अंदर हो रहे हैं, एक सेल के द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर यही काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स में, जिससे क्या बढ़ती है? क्या बढ़ती है? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप और बेटर तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से जब आप टिश्यू एग्जिबिट कर रहे हो। फाइन। सो हमने बात की कि टिश्यू क्या है और टिश्यू की जरूरत क्यों पड़ी, टिश्यू का ओरिजिन क्यों है भाई। ठीक है, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर की बात की, डिवीजन ऑफ लेबर की बात की, यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, इसको रिलेट करेंगे एवोल्यूशन से। ठीक है, एवोल्यूशन की क्या बात है यहां पे कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनमें चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस से वो और क्या होता क्या जाता है? बेटर होता जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, अगर बेटर होता जा रहा है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल लागू होगा और वो नेचर के थ्रू सेलेक्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। फाइन। सर, ये एनिमल टिश्यू है, एवोल्यूशन कहां से आ गया? है बेटा,
every chapter is connected to every other chapter, almost all the chapters. फाइन ना? सो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते हैं किसी कंसेप्ट को, तो हमारे लिए कोई चैप्टर एकदम फ्लैट नहीं रहेगा, एकदम नया नहीं रहेगा कि सर एवोल्यूशन ना एकदम अलग चैप्टर है। नहीं, आप हर चैप्टर में एवोल्यूशन को कनेक्ट करते हुए चलो, क्योंकि वो है वहां पर। ठीक है, अगर आप सिंप्लिसिटी के लिए उस समय उसको टच नहीं करना चाहते, दैट इज फाइन, दैट इज ऑल ओके, ग्रेजुअली आप लेवल को बढ़ाइए, बट एवोल्यूशन है यहाँ पे। तो एवोल्यूशन क्या है? चेंजेस होते जाते हैं जिससे बेटरमेंट होती जाती है ऑर्गेनिज्म में, और वो रिस्पॉन्स अच्छा देता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, और उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हुए। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर उनको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई मल्टी सेल्युलरिटी की वजह से, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट और उनका रिस्पॉन्स सराउंडिंग से बेटर हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी डिटेल्स हैं जो कि बहुत इसेंशियल हैं जब हम टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज स्टडी ऑफ टिश्यू। Study of tissues is known as histology. Histo means tissue. Fine. अच्छा, यहां पर हम जब स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, सो पहले मॉर्फोलॉजी आता है, फिर एनाटॉमी आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद नंबर आता है हिस्टोलॉजी का। ठीक, इट मीन्स टिश्यू किस टाइप के हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेयर बाय लेयर सेल्स के ग्रुप कैसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, वैसे ही वो फंक्शन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है साइटोलॉजी, और अल्टीमेटली हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज का पूरा जायजा ले पाएं कि वो मतलब किस चीज से बना है, उसमें क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये सब चीजें डिस्कस करनी होती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक कंपोनेंट के बारे में है, ये जो चैप्टर है ये एक कंपोनेंट के बारे में है, दैट इज हिस्टोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया? ऑगस्ट मेयर ने। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? बिकेट। इन्होंने ही कॉइन किया टर्म टिश्यू, तो फादर हैं ये। लेकिन इनसे भी पहले जो फाउंडर हैं, जब टिश्यू टर्म नहीं दिया, जब ये नहीं पता कि हाँ मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको टिश्यू बोलेंगे, ठीक है, जब ये पता था कि हाँ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दे मेक एबल दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू फंक्शन समथिंग, ठीक है, उसको टिश्यू कहते हैं, ये नहीं पता था अपने को। सो फाउंडर हु? मार्सिलो मालपिगी। मालपिगी कुछ आ रहा है ध्यान में? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, फाइन, ये सेम साइंटिस्ट हैं। यही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैपिलरीज की डिस्कवरी की, जिससे कि हमें अब पता है कि भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज होती है। ठीक है, सो मार्सिलो मालपिगी, ही वॉज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी एंड बिकेट फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फाइन, बेसिक सी चीजें हैं, कुछ जरूरी जानने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यू। सर कैसे चार ही टिश्यू कैसे हैं हमारे पास? चार ही टिश्यू क्यों हैं हमारे पास? ठीक है, आंसर हर चीज का है, आंसर हर चीज का है, लेकिन समय इजाजत देता है हमें स्पेसिफिक चीजों के बारे में जानने की। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सेल्स का पूरा भंडार है। सेल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है। सो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स नेचर वाइज या स्ट्रक्चर वाइज या ऑन द बेसिस ऑफ वो कहां पर मिल रही हैं या ऑन द बेसिस ऑफ वो काम क्या कर रही हैं, इनको अगर हम बेसिस बनाएं, ठीक है, ग्रुपिंग का, तो हमारे पास ये डिटेल मिलती है
कि भाई या तो सारी कुछ सेल्स हैं, या तो सेल्स हैं जो कि कवरिंग कर रही हैं। जैसे ये रूम है हमारे पास, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हैं वो रूम है, आप उसके अंदर हैं, तो अगर आप देखेंगे तो जो पेंट है उसको आप एक ऑर्गन की इनर वॉल मान लीजिए, ठीक है, वो हो गई लाइनिंग। अब उस रूम के बाहर जाइए, वहां से अगर आप रूम को देखोगे तो वहां पर बाहर एक पेंट है, उसको आप कवरिंग मान लीजिए। तो हमारे पास जो हॉलो ऑर्गन है उनकी कवरिंग बाहर और लाइनिंग अंदर, ये एक टाइप का टिश्यू हो गया, और ये कवरिंग और लाइनिंग हमारे पास सारे ऑर्गन्स में है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कहा कि जो सेल्स इस टाइप का फंक्शन कर रही हैं वो हैं क्या, कवरिंग और लाइनिंग करने वाली जो सेल्स का ग्रुप है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एपिथेलियल टिश्यू, एपी अबव, थीलिया सरफेस। सो अबव सरफेस वो क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने देखा कि सारे ऑर्गन्स, सारे टिश्यूज वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, फिजिकली, स्ट्रक्चरली या फंक्शनली। कैसे? बोन से जुड़ी हुई है, मसल्स बोन से जुड़ी हुई है, ठीक है। हमारे अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स इंटैक्ट हैं, अपनी जगह पर सिचुएटेड हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने इस तरफ कन्वर्ट करके सोए, जब हम सुबह उठे तो हमने कहा कि अरे मेरा स्टमक तो इस तरफ आ गया, हार्ट तो उस तरफ चला गया। ऐसा नहीं है ना, ओके, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स अपनी जगह पर फिक्स हैं। कौन कर रहा है फिक्स? कौन कर रहा है उन्हें कनेक्टेड बॉडी वॉल से? फिक्स, प्रोटेक्शन, सपोर्ट कौन दे रहा है? कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया हमने। उन सारी सेल्स को, ग्रुप को, उन सारी सेल्स के ग्रुप को मिलाकर हमने क्या बोल दिया भाई, दूसरा टिश्यू हमारे पास आ गया। पहला था एपिथेलियल, दूसरा आ गया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आ गया भाई, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं टिश्यूज की तरफ, ठीक है ना। 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। बात ही खत्म है, फिर उसमें कुछ बात ही नहीं है। देखिए 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसको हमें अप्रोच किस तरीके से करना है, जैसे कंसेप्ट समझ में आ पाए। लिखा तो है, समझ में आना है, ऐसे समझ में आना है कि याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको याद करने में किसी भी कंसेप्ट को एफर्ट बहुत लगाना पड़ रहा है, या तो वो कोई फैक्ट है, कोई नंबर है आपको याद करने हैं, ग्लूकोज की रेंज है, या ट्यूबुलर मैक्सिमा है, रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम, फाइन। सो अब उसको आपको याद करना पड़ रहा है, यानी आपने समझा नहीं है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट होते हैं उसको आप क्या ही समझोगे, तो याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप की चीजें हैं तो उनको आप अगर अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ बढ़ाते हैं तो याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही है एम, यही अपने को करना है। अगर नहीं चाहते हो एग्जाम में अंडा तो क्लियर कर लो अपना फंडा। समझ में आई बात, ठीक है। बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, नेचर के बेसिस पे 4 ही टिश्यूज कैसे होते हैं हमारी बॉडी में, इसकी बात कर रहे हैं। एपिथेलियल हो गया, ये करता है क्या, कवरिंग, लाइनिंग। बाकी पूरी बॉडी को कनेक्ट रखेगा कौन? कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्शन हो गया, कवरिंग हो गई, लाइनिंग हो गई, कनेक्शन हो गया, सारे ऑर्गन आ गए। काम भी तो करना है, खाना पचाना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होनी है, चाइल्ड बर्थ होना है, बेबी डिलीवरी, ठीक है, यूरिनेशन होना है, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करना है, आर्टरीज को डायलेट करके और कॉन्स्ट्रिक्ट करके। उसके लिए क्या चाहिए? ऐसी सेल्स का ग्रुप चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो पाए और रिलैक्स हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट हो पाए और रिलैक्स हो पाए। किसकी बात कर रहा हूं? बात समझ में आ रही है? किसकी बात हो रही है यहां पर? मस्कुलर टिश्यू। वेरी वेल डन। अगर आप भी यही सोच रहे थे जो कि मैं कह रहा हूं, मस्कुलर टिश्यू। बात हो गई अब मस्कुलर टिश्यू की, बात हो गई मस्कुलर टिश्यू की, ठीक है। तो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया, मस्कुलर टिश्यू आ गया। टिश्यूज तो आ गए, ये अपना अपना काम भी करेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन वर्सेस इमरजेंसी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन वर्सेस इमरजेंसी कंडीशन, यानी कि जब हमें उनकी ज्यादा जरूरत पड़े तब हम क्या करेंगे?
एकदम से जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? ऐसा कोई होना चाहिए जिसकी अथॉरिटी उन सबके ऊपर हो, ठीक है? या तो हमारे विल से या विदाउट विल वो अपने आप उनको देखभाल कर सके। वो कौन होगा? कौन होगा वो? यहां पर हमारे पास नीट का क्वेश्चन पॉइंट भी है बेटा। द टाइप ऑफ टिश्यू विद ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी फंक्शन, ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी फंक्शन कौन है? कौन है वो? बताएं कौन है वो? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है? इस पे इतना लोड है कि ये खुद नर्वस है। जस्ट फॉर किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि इसलिए इसका नाम नर्वस है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स, ओके ना, नर्व्स का मिलके बना है, इसलिए नर्वस है। ओके ना, नर्वस जो जनरली हम लोग बोलते हैं कि यार वो नर्वस हो गया, यानी कि उसमें सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गई तो वो नर्वस हो गया, ये है बात, ठीक है ना। नर्वस से नर्वस टिश्यू हमने नाम नहीं रखा है, एक्चुअली नाम इसका नर्वस टिश्यू इसलिए क्योंकि ये नर्व्स से मिलके बना है। क्या है नर्व्स? वो सारी बातें इस चैप्टर में आगे आएंगी। फाइन, तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक की चीजें सारी की सारी क्लियर हैं। देखिए दोबारा, हम बात कर रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ सेल, अनगिनत सेल्स हैं हमारे बॉडी में, और वो सेल्स हम 4 टिश्यूज के माध्यम से उन सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? कि सेल्स कंपोजिट होकर 4 टाइप के टिश्यूज बनाती हैं। एक जो कवरिंग और लाइनिंग करती है, नाम हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग और लाइनिंग करती है, नाम हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ठीक है, तो वो हो जाएगा नाम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है सर, बट ब्लड जो है वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सर स्ट्रक्चरली नहीं कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, फंक्शनली करता है। ओके, स्ट्रक्चरली करे या फंक्शनली करे, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। फंक्शनली कैसे कर रहा है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को गवर्न करता है, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकला, पूरी बॉडी में गया, टिप ऑफ द टो तक गया, नीचे तक, हर जगह गया, हर सेल पे गया, ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है? तो फंक्शनली कनेक्ट कर रहा है ना ब्लड, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो ब्लड के जरिए जाते हैं। आपने खाया पेट में, लेकिन गया पूरी बॉडी में, ठीक है? तो जो रॉ मटेरियल बने, जो डाइजेशन के बाद बने, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो आयंस, मिनरल्स, विटामिन्स, जो वाटर आया एलिमेंट्री कैनाल में, फाइन, अब वो वहां से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी तक पहुंचेगा, तो है ना कनेक्शन, ठीक? तो कनेक्टिव टिश्यू कौन कर रहा है सबको कंट्रोल, और कौन हेल्प करेगा डाइजेशन में मसल एक्टिविटी के थ्रू? कौन हेल्प करेगा हमारे मूवमेंट में, हमारे बोलने में, ठीक है? कौन करेगा? मसल टिश्यू। कंट्रोल कौन करेगा? नर्वस टिश्यू। ये बात क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तो आप इससे आगे बढ़िए, ठीक है? आई होप सब कुछ क्लियर है। हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे एपिथेलियल टिश्यू पे। इस स्लाइड को जरा देख लें आप, इस स्लाइड को देखें। इस स्लाइड को देखेंगे तो 4 टिश्यूज यहां पर हैं। एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। सीक्वेंस में बोल देता हूं मैं इसको एक बार और। कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू है। यहां पर एक डायग्राम के जरिए आपको बताया जा रहा है कि किस टाइप से हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो 3 टाइप के हैं। हार्ट में प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, और हमारी बोन से कनेक्टेड है। कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, 3 टाइप के मसल सेल्स और मसल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और लाइनिंग जो करता है हमारे पास, वो कहां कहां प्रेजेंट है? वो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। शायद उधर उतना क्लियर अगर नहीं हो पा रहा हो, इसलिए मैं बोल देता हूं इस चीज को। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, अदर हॉलो ऑर्गन्स में है, यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लड वेसल्स हैं, यूट्रस है हमारे पास, ठीक है? तो हॉलो ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू। इसके सब टाइप्स हैं, आगे हम देखेंगे। यहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड इसको हमने यहां पर लगाया है कि मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू,
नर्वस टिश्यू जो कि न्यूरॉन या नर्व सेल का मिलकर बना है, और कनेक्टिव टिश्यू जो कि टेंडन, बोन, फैट सेल हम लोग बात करेंगे, ये इसी के अंदर आते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लें पहले टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। अब तक था ये टिश्यूज के बारे में हमारा डिस्कशन और इंट्रोडक्शन कि भाई 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, और जो बॉडी की सारी सेल्स है वो ग्रुप होकर कितने टिश्यूज बना रहे हैं, उतने ही क्यों बना रहे हैं, वहां तक हम पहुंचे, डिफरेंट सेल्स से और 4 टिश्यूज तक हम पहुंचे। ठीक है, लिस्टिंग कर ली। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। देखिए साहब, एपिथेलियल टिश्यू कॉमनली कॉल्ड एज एपिथेलियम और एपिथेलिया। ठीक है, और अ, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। एपिथेलियम सिंगुलर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, जबकि आप कह रहे हैं कि देयर आर मेनी एपिथेलिया विच आर कवरिंग द बॉडी, तो यानी आप प्लूरल की बात कर रहे हैं। कॉमनली कॉल्ड एज दिस। अब यहां पर एनसीईआरटी लाइंस लेके चलेंगे बेटा। सी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उठाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि रेयरली कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन से या डायरेक्ट उसकी लाइन से आउट आया है, रेयरली। इसलिए भले ही आप अपनी तैयारी हाई लेवल की रखिए, ठीक है, लेकिन आपका जो रास्ता है ना तैयारी का, वो एनसीईआरटी के लाइंस के थ्रू गुजरना चाहिए, तब सब बढ़िया है। अगर आप बाईपास करके दुनिया भर की बाकी चीजें पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। कई चीजें जब हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से थोड़ी सी अलग हो जाती है, जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें फायदा नहीं। आप एनसीईआरटी से होते हुए जाइए और फिर बढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आगे तो आपको हिस्टोलॉजी एमबीबीएस में पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, तो वो तो है ही, ठीक है, तो वो भी आप पढ़िएगा। जाना हमें इसी रास्ते से है। तो रास्ता हमारा बोल रहा है कि कॉमनली हम इसको एपिथेलियम बोलते हैं, और इसमें हमारे पास होती है क्या बेटा, फ्री सरफेस एक होती है। ठीक है, फ्री सरफेस, अपोजिट क्या हो गया, बाउंड। ठीक है, फ्री हो गया और बाउंड हो गया। सो फ्री सरफेस हमारे पास होती है, या तो वो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी और या तो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगी। कहने का मतलब क्या हो गया, ले लो एग्जांपल दोबारा, स्किन। स्किन की जो एपिथेलियम है, क्या वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ठीक है सर, लेकिन ये ल्यूमन को फेस नहीं कर रही ना। हाँ, इसीलिए तो और बोला है ना, आइदर और बोला है। ठीक है, तो जैसे ये जो है वो फेस कर रही है आउटसाइड एनवायरनमेंट को। अगर आप देखेंगे ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को, तो वहां पर क्या है, ब्लड है, ब्लड है, और वहां पर फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है, तो वो जो एपिथेलियम है वो ब्लड को कर रहा है फेस। ठीक है, यही बात कही गई है कि यहां पर फ्री सरफेस होती है। ठीक है, यहां पर क्या होगी, यहां पे एक फ्री सरफेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आप, सेल्स हैं, सेल्स हैं, न्यूक्लियस है, इसके बाद यहां पर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स आ गई, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, तो अब फ्री सरफेस तो ये वाली है ना, ये अबव सरफेस फ्री सरफेस है। ये जो बेसल सरफेस है, एपिकल, ये हो गई, बेसल, ये हो गई। बेसल सरफेस तो कनेक्टेड है कनेक्टिव टिश्यू से, तो फ्री तो एक सरफेस होगी। ठीक है, ऐसा है। तो डज प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, कि आप ऑर्गन के अंदर है, जिस रूम के अंदर है उसे ऑर्गन सपोज करिए, और वहां पर लाइनिंग है, बाहर क्या है, कवरिंग है। ठीक है, तो या तो ये कवरिंग करता है या तो लाइनिंग करता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात जो कि हर एपिथेलियल टिश्यू के लिए कॉमन है। ठीक है, वो फीचर क्या है उसके बारे में जरा बात कर ले, बहुत जरूरी चीज है ये, जो कि बार बार रिपीट होती है। हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एक ही जगह इसके बारे में पढ़ लेंगे,
आगे हम वो पढ़ेंगे जो कि यूनिक चीज है, एक्सक्लूसिव चीज है, नॉन रिपीटेटिव है, स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर एपिथेलियल टाइप से। ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स, ओके, विद लिटिल और नो इंटर सेल्यूलर फ्लूइड। या तो नहीं होगा या तो इतना कम होगा कि नहीं ही है। ठीक है, इतना कम होगा, निग्लिजिबल है, आप ना माने उसको। ठीक है, सो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बहुत कम होगा और सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी। इस वाले डायग्राम में देखिए, यहां देखिए, ठीक है, इन डायग्राम्स में देखिए, सेल्स जो हैं एपिथेलियम की वो इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड है, वहां जगह नहीं है किसी फ्लूइड के लिए। ठीक है, हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हर जगह जंक्शंस नहीं होते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो कहीं कहीं पर फ्लूइड होगा तो वो निग्लिजिबल है। ओके, सो निग्लिजिबल और नो वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और इंटरसेल्युलर फ्लूइड, फाइन। दूसरी चीज, नंबर 1, नंबर 2, सपोर्टेड बाय, बेटा क्वेश्चन पॉइंट आ रहा है, सपोर्टेड बाय, सपोर्टेड बाय। अब देखिए, नॉन सेल्यूलर और ए सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बेटा ये जो बनाई है ना, ये सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, कोई इंटरसेल्युलर फ्लूइड इनके बीच में नहीं है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसके बाद मैंने कहा सपोर्टेड बाय क्या है? सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये बीच में क्या है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन।